द लिटरेरी सर्कल लंदन में आपका खैर मकदम और स्वागत है। वेलकम। हुमा के साथ आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगी। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। इस शेर का ख्याल मुझे इसलिए आया कि जब मैंने उनका तारुफ़ कराने का सोचा तो वो तारुफ़ इतना लंबा हो जाता है कि पूरा प्रोग्राम उसमें ख़त्म हो जाता है। वो दरअसल किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पूरी दुनिया में उन्हें लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। प्राइमरीली वो एक बैरिस्टर हैं, इसके अलावा वो एक पॉलिटिशियन भी हैं। मिनिस्टर से लेकर सेनेटर तक की पोस्ट्स वो संभाल चुके हैं। ही इज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड एज़ इफ़ दैट वाज़ नॉट इनफ, वो एक मुसन्निफ़ भी हैं, एक ऑथर भी हैं, और जो उनकी बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि वो एक शायर भी हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि उनकी इन तमाम सलाहियतों का कुछ फ़ायदा उठा सकें। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में खुश आमदीद, वेलकम। थैंक यू। एक मुलाकात इस प्रोग्राम का नाम इसलिए कि हम मुलाकात करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो आप आम तौर पे टीवी पे बातें करते हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ करें। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं आपको वापस ले जाऊँ 60s में डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज की तरफ, और उस वक्त जो आपके एहसासात थे, जो आपकी एम्बिशन एस्पिरेशंस थी, वो आप हमारे साथ शेयर करें। डाउनिंग कॉलेज और वहाँ के असातिज़ा से मैंने वैसे बहुत कुछ हासिल किया, और वहाँ मैंने लॉ किया, लॉ ट्राइपॉस किया। 1960s का ज़माना था, बड़ा रेडिकल दौर था। स्टूडेंट्स रेडिकलिज़म बड़ी थी। यूरोप में कॉन बेंडिट था, बरतानिया में तारिक अली थे, और एक लेफ़्ट मूवमेंट थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, और वियतनाम की जंग चल रही थी जिसका असर, जिसने मुतासर सारी दुनिया को किया हुआ था। बोलीविया में और इनकलाब की बातें होती थीं। चे गवारा अभी ज़िंदा था, और वो एक अहम वजारत क्यूबा की छोड़ के और इनकलाबी के तौर पे जनूबी अमेरिका में फिर रहा था, और इनकलाब लाने बर्पा करने की काविशों में अभी वो मारा नहीं गया था, शहीद नहीं किया गया था। तो ये वो दौर था जब मैं डाउनिंग बड़ा कंजर्वेटिव, डाउनिंग की एटमॉस्फेयर थी कंजर्वेटिव, एंड इनकलाब के नाम से तो वो प्रोफेसर भी मतलब एक घिन खाते थे, नफरत करते थे। उन ऑर्थोडॉक्स टीचर्स में एक हमारा जो लॉ का था वो जॉन हॉपकिंस था, और उससे मैंने बहुत सीखा। इतना ही वॉज अ यंग प्रोफेसर एट दैट टाइम। ही हैड मैरिड चैरिटी हॉपकिंस, जो कि दोनों फर्स्ट क्लास फर्स्ट लॉ में थे, हमें दोनों पढ़ाते थे। पर जो चीज़ मैंने एक सीखी उनसे, कानून के अलावा रवैयों को बहुत मैंने परखा, उनके रवैयों को देखा। एक वो अंगेख नहीं होता था। जॉन हॉपकिंस को आप जाके कहो कि फ़लाँ प्रोफेसर ने आज लेक्चर में तुम्हारी बड़ी तनकीद की है और नाम लेके तुम्हारी थ्योरी को रिजेक्ट किया। अब कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के उस ज़माने के प्रोफेसर, हर प्रोफेसर की एक थ्योरी होती थी इंटरनेशनली रेड, और ये तो उसको जाके कहो जॉन कि पॉल फेरस ने आज तुम्हारे से बड़ी ज़्यादती की, तो इट्स ए परहैप्स ही कुडंट अंडरस्टैंड द पॉइंट आई वाज मेकिंग। फिर उसको कहो नहीं, उसने नाम लेके आपके पैराग्राफ्स पढ़ के और फिर उसने तनकीद की। उसने कहा मे बी दोस पैराग्राफ्स वर नॉट द अप्रोप्रिएट वंस। फिर उसको कहो कि नहीं वो तो बड़ा शिद्दत से तनकीद कर रहा। तो फिर वो कहेगा कि परहैप्स आई हैव नॉट बीन एबल टू पुट इट प्रॉपरली। वो परहैप्स, शायद, बेनिफिट ऑफ डाउट देना दूसरे को, शक का फ़ायदा देना, ये मैंने जॉन हॉपकिंस, चैरी हॉपकिंस और कैम्ब्रिज के असातिज़ा से सुना और समझा और लर्न किया कि बेनिफिट ऑफ डाउट सिर्फ आपकी मेरी प्रोफेशन का एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि लीगल
प्रोसेसेस में मुल्ज़म को शक का फ़ायदा देना लाजिम है, ये एक रवैया है, ये मैंने वहाँ से सीखा। दूसरी चीज़ जो डाउनिंग की, मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ हुमा, जिसने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुतासर किया, वॉज अ यंग स्टूडेंट, माई क्लास फेलो देयर, फारूक शाह, फारूक आलम शाह वॉज डूइंग लॉ। चकवाल का लड़का था, अभी भी है माशाअल्लाह, पर चकवाल का लड़का था लाहौर से, एंड ही वॉज डूइंग ट्राइपॉस एंड वॉज इंस्पिरेशनल बिकॉज फारूक शाह had been blinded in a shooting accident. His uncle shot at the partridge but missed the partridge and got the nephew. He was totally stoned. To this day he is totally blind. Pakistani. और वो लॉ ट्राइपॉस कर रहा था, उसके साथ मैंने किया, और ही वॉज एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। जितना वो खुश मिजाज था, अपनी डिसेबिलिटी को ऊपर हावी नहीं होने देता था। अपने कमरे में एक प्लेट लगा के रखी हुई थी कि द ओनली वे यू कैन स्टॉप वरिंग इज़ इफ़ यू स्टार्ट नॉट टेकिंग योर सेल्फ सीरियसली। और फारूक बाद में लॉ ट्राइपॉस किया, ही केम टू पाकिस्तान, ही लेक्चर्ड हेयर एट द लॉ कॉलेज फॉर अबाउट 3 years, देन ही वेंट बैक and he retired about 4 years ago as the chief counsel to Her Majesty's Customs. अब वो डीप सी फिशिंग करता है, रिटायरमेंट लाइफ रखता है, बीवी बच्चे हैं, राहिला हिज वाइफ, बिलू उसको कहते हैं, दे मैरिड आफ्टर ही हैड डन हिज लॉ ट्राइपॉस, दे हैव 4 children, 3 girls and a boy, and live in London, Kingston area. और it was inspirational to know कि एक इतनी बड़ी डिसेबिलिटी, और आपने दुनिया देखी हुई हो, हरियाली देखी हुई हो, आसमान का रंग देखा हुआ हो, कौसे कज़ाएँ देखी हो, बादल देखे हो, दरख्त देखे हो, सूरज गरूब होता, सूरज तलू होता देखा हो, और फिर आप ब्लाइंड हो जाएं एंड अपनी ज़िंदगी की इस डिसेबिलिटी को अपने ऊपर राइड ना करने दें। तो आप मुतासिर हुए इन सब चीज़ों से बहुत। These are memories of Downing which very few people in fact inquire from me. आज आपने पूछ लिया है तो it's a corner of my life and experience जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्चुअली इसको आपकी ये बातें सुन के मेरी समझ में आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा आ गई, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी मुझे हमेशा से बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपकी फ़र्म में मैंने 3 हफ्ते इंटर्नशिप की थी, और ये मेरे लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में केस प्रेजेंट करते हुए देखा। तो उस पर मैंने एक बहुत लंबी आर्टिकल भी लिखी थी जब आपने कोर्ट प्रेजेंट किया है। कोर्ट में जब आपने सुप्रीम कोर्ट में थे तो मैंने नोट किया था कि जज ने आपको बहुत अटैक किया, जज ने आपको बहुत अटैक किया, और मेरा ख्याल है इसलिए कि उन्हें पता था कि आप उसको हैंडल कर सकती हैं, लेकिन आपने उसको इतने कामली हैंडल किया। You didn't engage with the judge actually. You kept making your legal points, but you didn't engage with what he was doing. वो हमारे यहाँ अनलाइक इन ब्रिटेन बदकिस्मती से जजेस बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट होते हैं। कुछ तो प्री कंसीव्ड नोशन होता है और बस वो उसी पे जो घर से फाइल देख के आए और जो नज़रिया बना लिया उसी पे चलना चाहते हैं और उसी पे बाकियों को चलाना चाहते हैं। कोई दूसरा रुख और पहलू देखना नहीं चाहते, वो रेजिस्ट करते हैं, मज़ामत करते हैं जजेस। और वो केस, वो हियरिंग भी आपने दुरुस्त कहा है कि ऐसी ही थी जब आप भी आई थी, और जज साहब अपने प्री कंसीव नोशन में चूँकि जकड़े हुए थे और उनके लिए आसान नहीं था उसको रद्द करके और मुस्तरद करके अपनी तसव्वुर को और मेरी बात को मानना, पर कोशिश यही होती है कि जज साहबान कम अज़ कम सुन तो लें दूसरे की बात, और जब दूसरे की बात सुनते हैं तो अक्सर उनको एहसास हो जाता है कि बात इसकी भी इतनी गलत नहीं है, पर वो सुने तो वो बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं देते ना कि he may be right, she may be right, ये नहीं देते। एब्सोल्युटली। वन अदर थिंग जो मुझे आपके बारे में बड़ी इंट्रीगिंग लगी है, आपने इंग्लैंड में जाके बार किया,
जितने पाकिस्तानियों को मैं जानती हूँ जिन्होंने इंग्लैंड में जाके बार किया, उन सब ने लिंकन्स इन ज्वाइन करी, आपने ग्रेज इन क्यों ज्वाइन करी? हाँ, मैं भी पहले तो लिंकन्स इन ही ज्वाइन करना चाहता था, पर दो नाम जो मैंने लिए पहले डाउनिंग कॉलेज के, जॉन हॉपकिंस और फारूक शाह। पहले दिन मुझे, आई हैड नॉट मेट फारूक शाह एट दैट टाइम, बट ही हैड अराइव्ड, ही हैड बीन देयर लॉन्गर देन मी। तो मुझे जॉन हॉपकिंस ने कहा कि कौन सी, अब आप यहाँ से कैम्ब्रिज से लॉ करोगे तो इन कौन सी सिलेक्ट करोगे? मैंने कहा लिंकन्स इन। कहने लगे क्यों? मैंने कहा कायदे आज़म की लिंक इन थी और हम तो पाकिस्तान में जानते ही हैं कि इन को है। तो कहने लगा ऑल राइट, यू कैन जॉइन इट, बट इट वुड बी मोर कन्वीनियंट इफ़ यू जॉइन ग्रेज इन। मैंने कहा वाई? तो कहने लगा कि देयर इज़ ए स्टूडेंट फारूक शाह फ्रॉम योर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ही इज़ जॉइन ग्रेज इन, आई हैव ऑलरेडी गॉट हिम एडमिशन टू ग्रेज इन। तो अगर आप भी ग्रेज इन ज्वाइन कर लोगे तो फिर आप के हमारे लिए सहूलत हो जाएगी। यू विल गो फॉर डिनर्स टू लंदन वंस अ मंथ फॉर द वीकेंड, तो आप फारूक विल गो विद यू फारूक। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सो आई जॉइन ग्रेज इन। फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। आपके करियर की तरफ आते हैं, आपने, मेरा ख्याल है आप वाहिद बैरिस्टर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 3 प्राइम मिनिस्टर्स के केसेस लड़े हैं। कोई एनी रिग्रेट्स? नहीं, नो रिग्रेट्स। बेनज़ीर शहीद का मैं वकील रहा हूँ। नवाज़ शरीफ ने बावजूद इसके कि मैं 1999 तक मियाँ नवाज़ शरीफ का लीडर ऑफ द अपोजिशन था, बीबी बाहर थी तो इफ़ेक्टिवली मैं ही लीडर ऑफ द अपोजिशन था पार्लियामेंट में। एंड आई वॉज वेरी एब्रेसिव विद इन द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। मतलब पार्लियामेंट गैर शाइस्ता ज़बान या लहजा नहीं इस्तेमाल करता था, पर उस पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में इसको रख के, और आई वॉज वेरी एब्रेसिव। बहुत मैं तनकीद करता था मियाँ साहब की, और बड़ी एक हमारी मुखालफत थी, तकरीबन पर्सनल हुई भी। बट मियाँ नवाज शरीफ जब गिरफ़्तार हुए, मुशर्रफ ने गिरफ़्तार किया, तो कुछ थोड़े अरसे बाद उनकी बेगम मोहतरमा कुलसूम साहिबा वो आ गई मेरे पास कि आपको वकील करना चाहते हैं। मुझे तो शौक़ लगा कि जिस बंदे ने को मैंने अपोज़ किया है, जिसको मैं आज अपोज़ कर रहा हूँ, वो कि उन्होंने जेल से पैगाम भेजा है। और मैंने कहा आपने अपने ससुर से पता किया? असल तो फ़ैसला वो करने वाले हैं। उस वक्त मियाँ शरीफ साहब अल्लाह बख्शे हयात थे, तो उन्होंने कहा उन्होंने ही भेजा है मुझे। उन्होंने कहा बाकी सबको छोड़ दो, इनके वकीलों। फिर यूसुफ रज़ा को तो मैं समझता हूँ कि सज़ा ही गलत हुई थी, वो भी, उसको भी रिप्रेजेंट किया। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और दो मुझे उनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बाद के करियर के, पर एक पॉपुलर मूवमेंट को लीड करके और चीफ़ जस्टिस की वकालत की 13 मेंबर बेंच के सामने, और चीफ़ जस्टिस ऑप्टेड टू रिटेन मी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा बड़े बड़े वकील हैं, सीनियर लॉयर हैं, आपके करीब तर रहे हैं जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा, और वो करीब तर रहे, बाकी सीनियर लॉयर उनके अलावा SM ज़फ़र हफीज़ पीरज़ादा। तो मैंने कहा मेरे अलावा अगर आपको कोई वकील मिले तो आप ज़रूर कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, बस आपको ही करना। तो वकालत में जब आपका एक मुखालिफ आपको वकील करे, या एक चीफ जस्टिस अपने केस में जिसके सामने सारे वकला हैं, ये मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात थी। हालांकि बेनज़ीर जो मैंने वकालत की वो भी एक बहुत बड़ा ऑनर था, बट शी डिडंट हैव अ डिफ़िकल्ट चॉइस। आई वाज इन द पार्टी, शी वाज माय लीडर, शी टर्न टू मी, आई वुड डिफेंड हर इन एनी केस। ना भी रिटेन करती तो अदालत में उनके साथ जाता। बट जो मेरे लिए ज़ाती तौर पे जिसमें मैं एक समझता हूँ कि एजाज़ ज़्यादा ही था, बीबी के तो मैं पार्टी में कारकुन था, पर नवाज़ शरीफ का मुझे रिटेन करना और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुझे रिटेन करना,
लेकिन आप सेनेट में भी तो ऑपोजिशन लीडर हैं, जिसका मतलब है बहुत सारी पार्टीज़ ने मिलकर आपको चुना है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, आपकी एथिकल जो आपकी पोजीशन है वो सब लोग जानते हैं कि आप बायस नहीं होंगे। वेल दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ पीपल। पर मैं 1999 में भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था सेनेट में। इस दफ़ा सेनेट में आया हूँ, बीच में नेशनल असेंबली में रहा 2002 टू 2007। असेंबली में आया हूँ तो मेहरबानी है अपोजिशन वालों की, बड़ी पार्टीज़ हैं अपोजिशन में जिन्होंने मुझे इस ज़िम्मेदारी के लिए मामूर किया है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ जाता है कभी कभी, और मार्शल लॉ की लोग बड़ी मुखालफत करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक दौर में भी बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं। आपने 1977 में जो मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया था, उसकी वजह आप हमारे देखने वालों को बताइए। और वो डेमोक्रेटिक दौर था। हाँ, वो डेमोक्रेटिक दौर था। वो मैंने ये वाक़या है 9 अप्रैल 1977, 9 अप्रैल 1977। उस रोज़, उससे पहले 8 अप्रैल की शाम को एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी पंजाब कैबिनेट की, एंड आई वाज द मिनिस्टर इन द पंजाब गवर्नमेंट, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज प्राइम मिनिस्टर उसको प्रिजाइड किया था। वो करते थे प्रोविंशियल कैबिनेट्स पे भी आके और डायरेक्ट हासिल करते थे मालूमात। उसमें मैंने ये पोजीशन ली थी कि एक वहाँ चीफ सेक्रेटरी थे उस ज़माने में मुज़फ़्फ़र मलिक साहब, उन्होंने प्लान पेश किया कि किस तरह असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जो इलेक्शंस के बाद पहला सेशन करेगी 9 अप्रैल को, उसको किस तरह इंसुलेट करना है और कॉर्डन ऑफ करना है। और द यूज़ ऑफ फोर्स वाज सैंक्शनड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी, और वो उन्होंने इतला दी। मैंने उस पर ही एतराज़ किया और दरख्वास्त की कि ये सही कदम नहीं होगा, वायलेंस इस्तेमाल, स्टेट वायलेंस। दूसरे दिन जब बहुत गोलियां चल गई और ख़ासकर हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में गोलियां और वकला शहीद हुए, तो देन बिकॉज आई हैड टेकन अप दैट पोजीशन पहले से, इट वाज अनटेनेबल फॉर मी टू रिमेन इन द कैबिनेट, Therefore, I resigned from the cabinet. लेकिन फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है, अगर ये दोनों के बीच में हो रहा है? अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप देखें ना कि सारी दुनिया में ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जब स्टेट को थ्रेटन किया जाता है तो स्टेट हैज़ अ रिकोर्स टू वायलेंस। मार्शल लॉ में तो अगर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा 5 जुलाई 1977 को और वो कंटिन्यू किया है ज़ियाउल हक एज प्रेसिडेंट टिल 17th of August 1988, तो वो 11 साल एक तसलसल ही वायलेंस का है। उसमें लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ही वायलेंस एंड कोअर्शन है मार्शल लॉ के। उसमें कोई रिस्पाइट नहीं है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी रियासत तशद्दुद इस्तेमाल कर लेती है, पर जमहूरी अंदाज में रियासत अकाउंटेबल रहती है। रियासत अकाउंटेबल रहती है उस तशद्दुद पे, उसका एहतसाब होता है उस तशद्दुद पे। सो एक माहौल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमें मार्शल लॉ के ज़माने में, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के साथ उठा के ले जाते थे, जेल में डाल देते थे, चाबी घुमा देते थे, इसी तरह होता था। ना ऑर्डर सर्व करते थे क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या वजूहात हैं, ना कोई मुलाकात की इजाज़त होती थी, ना वकील की इजाज़त होती थी, ना अदालत में पेश करते थे, जेल में बंद कर देते थे। और महीनों सालों साल पड़े हुए आप एक MLO 12 था, मार्शल लॉ ऑर्डर नंबर 12, CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक ने प्रोमलगेट किया। उसके तहत दी मिलिट्री रजीम है दी राइट टू अरेस्ट एनीबॉडी। वैसे आप कितनी दफ़ा अरेस्ट हुए इन टोटल? मैं काफ़ी दफ़ा हुआ। आप गिनती भूल चुके हैं। मैं तो हॉबी लगता है अरेस्ट होना आपकी हॉबीज़ में शामिल नहीं। अब शुक्र है कम हो गया है, वरना मैं ज़ियाउल हक के दौर में तो 7-8 मरतबा गिरफ्तार हुआ,
कई दफ़ा खुद गिरफ्तारियां पेश की हैं तो पॉलिसी, कई दफ़ा घर से उठाया गया। मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई 1992 में, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर मुशर्रफ के दौर में भी गिरफ्तार हुआ। मुशर्रफ के दौर में अभी मोस्ट रिसेंटली 3 नवंबर 2007 को गिरफ्तार हुआ। तो ये पार्ट ऑफ द हैज़र्ड्स ऑफ लाइफ, and if you want to do politics and want to do politics which is in principle opposed to the establishment and particularly the Pakistan army when it comes into power, तो फिर ये तो वह मेरा एक गज़ल का मतला था। फैसलाबाद लालपुर जेल के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ हूँ और सर्दियाँ हैं और दरवाजे ने 6 बजे से पहले खुलना नहीं, और मुझे कोट लाखपत जेल से पुलिस ने एस्कॉर्ट करके उस सर्दियों में जनवरी के महीने में वहाँ पहुँचा दिया है जेल के बाहर। अब ठिठर रहे हैं वो पुलिस वाले भी और मैं भी, और पर 3 घंटे। तो मैंने उधर अर्ज़ की कि इस ऐद में जुज़ कैद के इम्कान तो नहीं है, इस अहद में जुज़ कैद के इम्कान तो नहीं है, ये हासिल शब है दर जिंदा तो नहीं है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मगर ये कुछ अजीब सी बात है कि आप खुद इतने अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी परसुएशन हमेशा लेफ़्ट विंग, गरीबों के साथ हमदर्दी, ये सब रहा है। आप तो बड़ा यानी बेनिफिट कर सकते थे इस इस्टेब्लिशमेंट से जो गरीबों के इतने हक़ में है, अमीरों के इतने हक़ में है, and you know they can do what they like. So how comes आप उस क्लास में हैं और आपने सिंपथीज़ हमेशा लेफ़्ट की तरफ नहीं? मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी इसमें हम जैसे ख्वाब और ड्रीम्स देखते थे, और ये अभी 3-4 रोज़ पहले तायरा मज़हर अली साहब फौत हुई हैं। शी वॉज द डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब, Sir Sikandar Hayat, and Punjab then meant before partition all of East Punjab and all of West Pakistan, सारा इलाका combined Punjab, and she was a devoted, committed socialist, I would even say a Marxist yaqinan, if not a communist also, and her husband Mazhar Ali Khan was again from among the elite, same family, लेफ़्ट में बहुत उनका कंट्रीब्यूशन थी लेफ़्ट पॉलिटिक्स की। खुद फैज़ अहमद फैज़ was of the belonged to the rich classes of Sialkot, but he was a passionate Marxist. तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। आज भी मैं समझता हूँ कि मार्क्स के जो बहुत सारे अक़वाल हैं और प्रेडिक्शंस हैं वो दुरुस्त हैं। उसकी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है कि आजिर उतना छोड़ के जितना सब्सिस्टेंस के लिए काफ़ी हो, बाकी कमाई मज़दूर की ले जाता है। ये आज ग्लोबलाइजेशन में पसमानदा रियासतों से हो रहा है, जिस तरह हमारी है तरक्की पजीर रियासत, कि इनमें इन्वेस्टमेंट आती है, बेयर मिनिमम छोड़ के बाकी रिपैट्रिएट हो जाती है, और बड़ी प्राइस पे इन्वेस्टमेंट आती है कि ये सबसिस्ट करते रहें। फिर उसकी हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की जो थ्योरी है ऑफ द स्पायरल ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस एंड देन अनदर एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस, दे हैव मार्क्स ने और हेगल से मुस्तार लेके ये कॉन्सेप्ट इसको डेवलप करके हिस्टोरियोग्राफी को तब्दील कर दिया उसने। तो मैं अगले दिन गुज़श्ता साल लंदन था, तो मार्क्स की लहद पे मुझे नादिर चीमा मेरे दोस्त ले गए। मैंने उनको कहा यार वो हाईगेट सेमेट्री गए हूँ, देखा उसको। बहरहाल मार्क्स कि कुछ बुनियादी असूलों से इख्तलाफ भी किया जा सकता है,
इत्तेज़ाज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, और मैं ये याद दिलाती चलूँ कि मार्क्स खुद भी बड़ी वेल्थी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये तो एक ट्रेंड चला आ रहा है मार्क्स के ज़माने से। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इत्तेज़ाज़, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के होते हुए और जो उसकी वर्डिंग है और जो उसकी आर्टिकल्स हैं, इज़ अ प्लूरलिस्टिक पाकिस्तान पॉसिबल एवर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है एक it's an ambiguous sort of a statement. Broad outlines, dreams of everything that Pakistan will be, उसमें समोए गए हैं। ज़्यादा मुश्किल उस वक्त हुई जब ज़ियाउल हक ने इसको एज सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया अंडर द 8th अमेंडमेंट। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब दी गई तो इसके पैरामीटर्स ऐसा सच नहीं थे, उसमें जिक्र है माइनॉरिटीज़ का भी, आज़ाद अदलिया का भी, जमहूर का भी। अब आप उसको अगर लेंगे तो वो एक अनडिफाइंड एस्पिरेशन ऑफ ए सर्टेन सेट ऑफ पीपल थी, जिसको लीगलिस्टिकली एनफोर्सेबल आप नहीं बना सकते। जब आपने लीगली एनफोर्सेबल बनाने का इसका शुरू कर दिया और उसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, सब्सटेंटिव पार्ट, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आई है कि पहले से जो बीज बोया जा चुका था 1953 की एंटी अहमदिया मूवमेंट से लेकर 1977 की पीएनए मूवमेंट के, जिसमें ऑर्थोडॉक्स पार्टीज बड़ा फाल किरदार अदा कर रही थी, रिलीजियस पार्टीज, और रिलीजियस एजेंडा हो गया था उसका। उन दो मूवमेंट्स के बाद पाकिस्तान का प्लूरलिस्टिक रहना बड़ा मुश्किल था। और अब तो आलम यह है कि हम फ्रैंकली इंडिया को बुरा भला कहते हैं और बजा तौर पे कहते हैं, जहाँ पोग्राम्स हो जाते हैं सिखों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। 1992 में गुजरात, 1992 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का कज़िया, 2002 में गुजरात जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे। पर वहाँ फिर भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, पढ़ाते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, मस्जिदें आबाद करते हैं, और बड़े बड़े ओहदों पे भी आ जाते हैं। रिचेस्ट मैन इन इंडिया टुडे अजीम प्रेमजी इज अ मुस्लिम। दे हैव हैड मुस्लिम चीफ जस्टिस, मुस्लिम प्रेसिडेंट्स, अभी सलाम थे। बट दी हमारे यहाँ तो हमने एथनिक क्लींजिंग कर दी है। अब लाहौर वॉज ए ह्यूज हिंदू टाउन, ऑल्दो मुसलमान इसमें ज़्यादा थे, अक्सरियत थी, बट ह्यूज हिंदू, ह्यूज सिख टाउन। पर आप अब कितने अरसे से लाहौर में आके ठहरी हुई है कि 2-3 हफ्ते तो 4 हफ्ते तो हो गए होंगे। कोई हिंदू आपको मिला, कोई सिख आपको मिला? हमने तो एथनिक क्लींजिंग कर दिया ना, हमने तो आसान काम किया है कि रहने ही ना दो। क्रिश्चियन कम्युनिटी, इतनी वाइब्रेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी होती थी इन दी क्वीन मैरीज कॉलेज ड्यूरन रोड एरिया और कॉन्वेंट एरिया, इतनी वाइब्रेंट, इतनी इन्फ्लुएंशियल, इतनी पॉलिटिकली सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंटेग्रेट हुई। बेचारों को भाग जाना पड़ा है, कभी 2 को जिंदा जला देते हैं, जोड़े को भट्टे में फेंक के। हम लोग जो करते हैं, कभी जैकब कॉलोनी उड़ा देते हैं, कभी खानेवाल में कॉलोनी पे हमला, गोजरे पे हमला, कॉलोनीज जलाते हैं। और ये जो यमुनाबाद में हुआ है कि 2 लोगों को, जो अब साबित होता है कि मासूम थे, क्रिश्चियंस ने जला दिया, उसका चर्चा है और वो बहुत गलत हुआ किया उन्होंने। पर वो जो
दो मियाँ बीवी भट्टे में मुसलमानों ने फेंक दिए थे, उनको अब हम भूल गए हैं। तो यहाँ हमने बहुत दुश्वार कर दिया है अक़लियतों का। मैं अक़लियत नहीं कहता हूँ, ये मैं डेफिनेशन के तौर पे इन पार्लियामेंट मैंने प्रपोजल दिया है कि जगन्नाथ मंडल से लेकर कॉर्नेलियस तक, जगन्नाथ मंडल वाज ये लोगों को पता नहीं है, आपके पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी बताना चाहिए कि अगर कायदे आज़म आइन बनाते पाकिस्तान का, ज़िंदगी उनको मोहलत देती, तो वो आइन किसने बनाना था? एक हिंदू ने बनाना था। हिज लॉ मिनिस्टर वाज मंडल, अ हिंदू। जगन्नाथ मंडल से लेकर राणा भगवान दास तक, हु रेजिस्टेड टेम्पटेशन ऑफ बिकमिंग द चीफ जस्टिस, सेसिल बी चौधरी, कॉर्नेलियस से लेकर सेसिल बी चौधरी तक, ये जो आप देखते हैं सर जफरुल्लाह से लेके अब्दुल सलाम तक, जो उनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं, दे हैव बीन द बेस्ट पाकिस्तानीज। सो उनको माइनॉरिटीज़ नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए बेहतर पाकिस्तानी, बीपी, बेस्ट, बेटर पाकिस्तानी और बेहतर पाकिस्तानी। लेकिन कायदे आज़म का ये कहना था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना है। लेकिन उस वक्त क्या उन्होंने ये सोचा था कि जब वो हिंदू और मुस्लिम के साथ ना रहने का तसव्वुर लेके एक मुसलमानों के लिए मुल्क बनाएंगे, तो मुसलमान अपने आप में इतनी तफरीक पैदा कर लेंगे कि मुसलमान भी इतनी तरह के हो जाएंगे कि वो साथ नहीं रह सकेंगे? क्या उन्होंने सोचा था ये नहीं? क्या उन्हें एक डेफिनेशन चाहिए थी एक मुसलमान की जिनके लिए वो मुल्क बना रहे थे? नहीं, डेफिनेशन में हो जाता तो फिर और एक्सक्लूजनरी काम हो जाता। फिर जो डेफिनेशन में आता वो कहता तुम सारे भागो यहाँ से। मगर यही तो अब हो रहा है, यही तो पर अब हो रहा है। अब हर कोई अपनी डेफिनेशन लेके आया हुआ है ना, तो कम से कम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ डेफिनेशंस। अगर एक डेफिनेशन कायदे आज़म दे देते तो फिर तो बड़ा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ने बेचारों ने जब पाकिस्तान बन रहा था और बन गया था, उस वक्त बड़ी कोशिश की हमें समझाने की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब आप एक हो जाओ, बच्चों आपस में भाईचारा करो, मुल्क बन गया है, आप मुसलमानों अक्सरियत में हो, अब इन छोटे भाइयों को साथ रखो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ मर्जी है जाओ। लेकिन कायदे आज़म ने तो बड़ा मतलब है कोशिश यहाँ तक की कि मुसलमानों की डिमांड्स के बावजूद पाकिस्तान बने बगैर भी इंडिया एक फेडरेशन बन जाए। और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कायदे आज़म ने तो मान लिया था, जिसमें पाकिस्तान नहीं बनना था। 1946 में ही एक्सेप्टेड दी कैबिनेट मिशन प्लान, उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे मुसलमानों के कुछ, पर मुल्क नहीं बन रहा था। तो कायदे आज़म ने जब नागुज़ीर हो गया मुल्क का बनाया जाना, और वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट मिशन प्लान पे पहले ये इंडिया दे करके हमें एक्सेप्टेबल होगा, फिर इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया। फिर कायदे आज़म के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रही। उस ऑप्शन में जब कायदे आज़म उस ऑप्शन में वाहिद ऑप्शन ऑफ पाकिस्तान में आ गया, तो उस टेरिटरी पे उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अब मुसलमानों को ये समझा दूं कि अपने साथ जो तुम्हारे बेहतर पाकिस्तानी हैं, अक़लियत में हैं, उनको गले से लगाना है उनको। लेकिन मैंने आपको कहा कि हिंदू सिख ईसाई इस लाहौर शहर में गिने चुने आपको मिलेंगे, और ईसाई बेचारे जो मिलेंगे उनके लिए जॉब्स जिस किस्म की मुयस्सर है, बस वही जॉब्स हैं। सो वी आर वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग, इम्तियाज़ बरतने वाला हमारा माशरा और सोच पाकिस्तान के मुसलमानों की है। लेकिन आपने इसकी वजह बताई ना कि वो जो रेजोल्यूशन है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। लेकिन इत्तेज़ाज़, लेट्स फॉरगेट अबाउट आपकी पॉलिटिक्स और आपका लॉ सब छोड़ के अब हम थोड़ी सी लाइटर चीज़ों की तरफ आते हैं। आपने कितनी किताबें लिखी हैं अभी तक? 3। उनके नाम बताएं प्लीज़ हमारे देखने में।
इंडस सागा के बारे में तो मुझे पता है, इंडस सागा तो आप मुझे ऑटोग्राफ करके दे चुके हैं, लेकिन दूसरी दो अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची, इसलिए मुझे नाम नहीं पता। अच्छा, 3 लिखी है। एक तो इंडस सागा है जिसका उर्दू तर्जमा भी आ गया है, सिंध सागर और क़याम पाकिस्तान। दूसरी एक मैंने को ऑथर की विद मेघनाथ देसाई, प्रोफेसर मेघनाथ देसाई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, लॉर्ड मेघनाथ देसाई इनफैक्ट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, डिवाइडेड बाय डेमोक्रेसी। उसमें है कि इंडिया में क्यों डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स हैं और पाकिस्तान में क्यों नहीं हैं। आधी उनकी लिखी हुई आधी मेरी है। और एक मैं किताबचा सा निकाला है 150 सफ़े का, रॉबिंग एन इलेक्शन। रॉबिंग एन इलेक्शन वो बुशरा जो इस दफ़ा मार्च 11 2013 के इलेक्शन हुए और उसमें बुशरा ने भी पार्टिसिपेट किया और हम हारे, उसके पोलिंग बैग्स की इंस्पेक्शन करके जो हमने धांधली के एविडेंस देखा है ना, कि मतलब है एक पोलिंग स्टेशन है, उसमें जितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जो बैलेट इस्तेमाल हुए हैं, जो नहीं हुए, जो काउंटर फॉइल्स हैं, जो नतीजा प्रिजाइडिंग अफसर ने दिया है, जो वोटर्स लिस्ट है, थंब मार्क, वो सब उस बैग में होने चाहिए, सील्ड बैग में विद द रिटर्निंग ऑफिसर। 264 पोलिंग स्टेशंस, और वो बैग्स शुड corroborate and verify the result, that final result जो tabulate हुआ। अब दर्जनों बैग्स ऐसे निकले हैं उनमें जिनमें रद्दी भरी हुई है, और ये सर्टिफिकेट लिया है मैंने इंस्पेक्शन करवाने वाले इलेक्शन कमिश्नर को, और रिटर्न कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट की वकीलों की मौजूदगी में ये सारा ये एक्सरसाइज हुई, और बैग्स में रद्दी भरी हुई है, पुराने अखबारों के अखबार भरे हुए हैं, सारा मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज को 698 वोट्स, एक सैंपल ले रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को 123 वोट्स और पीपल्स पार्टी को 3 वोट। फर्जी, फिक्टिशियस, फैब्रिकेटेड नतीजा। तो इस चीज़ पे आप पीटीआई के साथ एग्री करते हैं? वैसे पीटीआई के बारे में आपकी जनरल ओपिनियन क्या है, ये धरने वगैरह जो हुए हैं और ये सब? पीटीआई के साथ इस धांधली पे तो मैं एग्री करता हूँ। मैंने तो उनको एक इतना एविडेंस दे दिया है, रॉबिंग एन इलेक्शन के ज़रिए किताब लिख दी है। और लेकिन पीटीआई हैज़ अ लॉन्ग वे टू ट्रैवल। इमरान अक्सर उजलत कर जाते हैं, और अब जब आप बैटिंग कर रहे हो तो 22 गज में पे आके एक खिलाड़ी ने आपकी तरफ गेंद फेंकना है 125 मील फी घंटे की रफ्तार पे, छोटा सा गेंद 22 गज। सो आपको सोचने का वहाँ मौका नहीं मिला। रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्रिकेट खेलते हो। यू डोंट फर्स्ट से कि अच्छा गेंद यहाँ पिच कर रहा है लेफ्ट साइड पे, ऑफ साइड पे, तो मैं इसको इधर से मारूं या इधर मारूं। इट जस्ट हैपन्स, यू रिएक्ट, इट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। Imran is still the batsman facing the fastest bowlers, and in that he has to play like this. वो ज़रा सा मतलब है उस मोड से निकल आए तो he'd improve as a leader, and I'm not saying he is not a good leader, but he would certainly add to his personality and his leadership. वैसे अगर आप ये कहेंगे, आई एम श्योर वो आपके नेबर भी हैं, एंड यू नो वन शुड लव दाई नेबर। तो इंडस सागा के पीछे क्या आपकी इंस्पिरेशन थी? व्हाट मेड यू राइट दैट वर्क? जब मैं पढ़ता था ना कैम्ब्रिज में, तो एक मेरा दोस्त था बर्नार्ड पामर, उसने मुझे कहा कि क्रिसमस का वीकेंड आ रहा है तो तुम हमारे साथ बेडफोर्ड शहर में गुजारो विद आवर फैमिली, यहाँ तुम उदास हो गए, अकेले हो गए। सो आई वेंट विद हिम। वहाँ हिज मदर, ऑन द फर्स्ट टाइम वी वर सिटिंग डाउन फॉर डिनर बिफोर द क्रिसमस ईव 23rd या 22nd को, तो शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि आप कौन हो, कहाँ से हो? तो शी वेरी पोलाइटली, वेरी लेडी पामर, बड़ी प्यार से उसने कहा बैठे हम बड़े से टेबल पे 8 लोग बैठे हुए इधर एक कोने में,
और सर्व हो रहा डिनर, तो उसने मुझे पूछा, वो सामने बैठी हुई थी, कि सन वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा कि फ्रॉम पाकिस्तान। अब 65 किसी को पाकिस्तान का पता ही नहीं था। अब तो पड़नानी लकड़नानी भी जानती है कि पाकिस्तान दुनिया के सारे। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान। कहने लगी वेयर इज़ पाकिस्तान। अच्छा। मैंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो देन शी क्लिक्ड, शी सेड ओ यू आर द पीपल हु ब्रोक अवे फ्रॉम इंडिया। आई सेड यस। व्हाई डिड यू ब्रेक अवे सन? आई सेड आंटी बिकॉज वी वर नॉट इंडियंस। तो कहने लगी हु आर यू? मैंने कहा वी आर नॉट इंडियंस। तो शी सेड दैट वी डिसाइडेड एतजाज, वी डिसाइडेड यू आर नॉट इंडियन, बट हु आर यू? सो अब मैंने कहा कि हम वी आर मुस्लिम्स। तो शी सेड आर दे नो मुस्लिम्स इन इंडिया एंड आर द मुस्लिम्स इन इंडिया नॉट इंडियन? आई सेड दे आर इंडियन एंड दे आर मुस्लिम्स, मोर मुस्लिम्स इन इंडिया देन इन पाकिस्तान। So she said, that's not, you can't say you're just because you're a Muslim, you're un-India. मैंने कह दिया we are Arabs. तो कहने लगी कि do you speak Arabic? अब परेशान। अब मेरे ज़हन में ये था कि हमारी शनाख्त है क्या? She made you question. She planted that question. It kept haunting me. Until my long tenures in jail under Ziaul Haq। जेल में एक सुकून होता है अगर आदमी आप जाते हैं इतना एक सुकून, आप वर्जिश, खाना, सोना और पढ़ना, ये 4 काम आप कर सकते हैं। तो बहुत मैंने मुतालिया किया, किताबें बुशरा लेके आती थी हर 14 दिन के बाद मुलाकात में। उन किताबों में वो दे वुड अलाउ मी एज मैनी, बट एक शर्त होती थी मार्शल लॉ रजीम की कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के बारे में ना हो, कोई कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान के बारे में। सो मैं 1947 से पहले किताबें मंगाता था। बाशाम, द वंडर दैट वाज इंडिया, एंशिएंट इंडिया, कोसम्बी, ये वो सारे मैंने बड़ा मुतालिया किया और डिस्कवर करने की कोशिश की कि हम हैं कौन। तो मैं इस नतीजे पे निकला कि पाकिस्तान तो हज़ारों साल से एक इकाई है जो कि इंडिया से अलहदा है, हिंद और सिंध की जिस तरह कहते हैं। और सिंध जो है, दरियाए सिंध और सिविलाइजेशंस जो हैं ये बनती हैं, इनकी शनाख्त बनती है बाय द रिवर्स। दरियाए सिंध इस तरफ बह रहा है, गंगा जमुना इस तरफ बह रहा है। दरियाए सिंध पे मुल्तान और लाहौर 200 मील ज़्यादा करीब है, बजाय ये सतलुज और जमुना के 50 मील दूर होने के, क्योंकि इनमें इंटर एक्शन है, कॉमर्स है, इंटरकोर्स है। इधर नहीं है वो, इधर फिर बे ऑफ बंगाल तक है। तो आई केम टू द कंक्लूजन दैट रिवर्स sire and sustain civilization, and Pakistan has pre-existed Islam also. It was a region that was independent of India, चाहे अंदर कंसोलिडेटेड हो या ना हो। कई दफ़ा मुख्तलिफ रियासतें बन जाती थी, तालपुर की और थी, रंजीत सिंह की और थी, बट एज अ रीजन, एज अ कन्फेडरेशन, इट वाज डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। और उसमें मैंने वेद भी देखे, उसमें मैंने शायरी, उसमें मैंने लोगों का मिजाज, उसमें रहन सहन, उसमें रस्में रिवाज। और एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन इन अस, बट वी आर डिस्टिंक्टली अन इंडियन एज द इंडस पीपल। सो इफ आंटी बीट्रिस हैड आस्क्ड मी टुडे कि हु आर यू, आई वुड हैव सेड वी आर द इंडस पीपल। तो एक बुढ़ी अंग्रेज औरत ने आपको इंस्पिरेशन दी इंडस सागा लिखने की, लेकिन आप शायरी भी लिखते हैं। क्या उस बेचारी को, मुझे तो उसकी जो मेमोरी है वो बड़ी एलिगेंट और प्यार करने वाली है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि शायरी में आप यंग औरतों से यानी इंस्पायर हुए होंगे शायरी करने। शायरी तो बड़ा एक रोमांटिक सा काम होता है ना। शायरी का मुझ में मिजाज पैदा हुआ मेरे वालिद के, मोहम्मद हसन अली। You are so unromantic. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं
5 साल का था, 6 साल का था, जब हम लाहौर से गुजरात, गुजरात से लाहौर आया करते थे, तो कार में पीछे दोनों बहनें और वालदा, मेरे भाई, बड़े भाई जो प्रोफेसर मेडिसिन के प्रोफेसर रहे हैं, एजाज एहसन, वो हॉस्टल्स में होते थे। तो मैं वालिद और ड्राइवर के दरमियान गाड़ी में बैठता था, वो सिंगल सीट कार्स होती थी, और वालिद इकबाल या कोई और शायर उन्होंने साथ रखा था, होता था, और वो हमें पढ़ करते थे और तशरीह करके अशार सुनाते जाते थे। एंड वो तशरीह जब हो जाती थी तो फिर अंडरस्टैंडिंग जब शायरी की हुई तो वो मेरे लिए ज़्यादा अहम है दैन बीइंग अ शायर। मैंने एक कथा इस पे कहा था, नहीं है दावा सुखनवरी का, न हुस्न लफ्ज़ों की काट में है। नहीं है दावा सुखनवरी का, न हुस्न लफ्ज़ों की काट में है, मगर कहाँ वो सुखन शनासी जो एतज़ाज़ ऐसे जाट में है। क्या बात है, माशाल्लाह। आपने मलाला पर एक बड़ी ज़बरदस्त नज़म लिखी है जो आपने मुझे सुनाई थी, अगर आप हमारे देखने वालों को वो सुना दें। वो थी, तेरी पेशानी का ज़ख्म वाह, कर गया तारीख रक़्म, ज़ख्म जिसने भी दिया औरत के माथे पर लगा। वाह, औरत जो बेटी माँ भी है, औरत कनीज़े करबला, औरत है मरियम की तरह, वाह, औरत है उम्मुल अंबिया, हथियार से डरती नहीं, तलवार से लड़ती नहीं। क्या बात है। ज़ख्म जिसने भी दिया उसने ये साबित कर दिया। के अलावा आपने कोई रोमांटिक शायरी भी की है या सिर्फ आप इसी किस्म की पॉलिटिकल और फैक्चुअल शायरी करते हैं? आपका कोई दीवान छपा है अभी? नहीं अभी छपा दीवान नहीं। नहीं चंद गज़लें हैं, चंद तस्वीरें बुता, रोमांटिक गज़ल चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत। हसीनों के खतूत भी हैं, वो दिमाग में, ज़हन में, रूह में है। वो हसीनाएँ कई दफ़ा अक्सर आजकल तो ख़त नहीं लिखती या ईमेल करती हैं या नज़रों से कह देती है। जी, तो आप कोई रोमांटिक सी गज़ल सुना दीजिए। रोमांटिक इस तरह की तो मेरी कोई नहीं होगी, बीच में एक दो शेर आ जाते हैं। मेरी गज़ल जो है या नज़्म वो थोड़ी सी कदर पॉलिटिकल ही होती है। फसीले शहर पे तन्हा खड़ा हूँ, वाह, फसीले शहर पे तन्हा खड़ा हूँ, अदू के लश्करों को तक रहा हूँ। वाह, ये मैकबेथ से मिल लिया गया है वैसे। जी, फसीले शहर पे तन्हा खड़ा हूँ, अदू के लश्करों को तक रहा हूँ, शहर सोया हुआ है दिन दिहाड़े, क़यामत की अलामत देखता हूँ, बहुत और किसी भी घर को दरवाज़ा नहीं है। वाह, किसी भी घर को दरवाज़ा नहीं अंदर जाने के लिए। का दरवाज़ा होता है निकलने के लिए, घर का दरवाज़ा, घर को दरवाज़ा, किसी भी घर को दरवाज़ा नहीं है। मैं कैसे शहर में पैदा हुआ हूँ, वाह, और हर एक दहलीज पे खून का निशान है, हर एक दहलीज पे खून का निशान है। मैं अपने कातिलों को ढूंढता हूँ, मैं अपने कातिलों को ढूंढता हूँ, बहुत खूब। और सवा नेज़े पे सूरज आ गया है, सवा नेज़े पे सूरज आ गया है, मैं जलती रेत पे सोया हुआ हूँ, और मुझे आवाज़ देकर क्या करोगी, क्या बात है। तुम्हारे शहर से मैं जा चुका हूँ, और जहाँ पे एतज़ाज़ एहसन रुका था मैं अब तक उस जगह बैठा हुआ। वाह, बहुत खूब। तो आप जमा करके छपवाते क्यों नहीं एक दीवान अच्छा सा? नहीं, कोई इतनी असातिज़ा वाली तो शायरी मेरी नहीं है। फिर भी आई एम श्योर कि वो मलाला वाली नज़म आपकी बहुत अच्छी है, आप मुझे पूरी सुना चुके हैं फ्लुएंटली। हाँ, बहुत ज़बरदस्त नज़म है। आप हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये प्रोग्राम इंग्लैंड में भी देखा जा रहा है और पाकिस्तान में भी देखा जाएगा, तो मैं तो समझता यही हूँ कि जो कि मफकूद हो गया है, बिल्कुल मफकूद हो गया हमारे माशरे में और मुसलमानों में बिलखसूस, पर दूसरे मज़ाहिब के पैरोकारों में भी, वो यह बर्दाश्त।
बर्दाश्त, इख्तलाफ को बर्दाश्त करना चाहिए और इख्तलाफ के हक़ को एक बहुत बुनियादी हक़ तस्लीम करना चाहिए और शक का फ़ायदा देना चाहिए। अगर हम शक का फ़ायदा देना शुरू कर दें लोगों को, एक माशरती रवैया ऐसा अपना लें, तो देन वी बिकम इंक्लूसिव एंड प्लूरल। जी जी। सो जो ख़ासकर पाकिस्तानी और मुसलमान बाहर बैठे हैं और बाहर के माशरों से वो बड़ी सहूलतें हासिल कर रहे हैं, मकाम हासिल कर रहे हैं, आमदन हासिल कर रहे हैं, उनको उन माशरों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए और इसी तरह पाकिस्तान की ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ेगी। इफ़ यू आर ए गुड ब्रिटिशर, इफ़ यू आर ए गुड ब्रिटिश पाकिस्तानी, यू विल bring a good name to your home country, Pakistan. If you are a good Frenchman, again, if you are a good Dane or a good Norwegian, जी तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान आपको भी होगा, पाकिस्तान की भी इज़्ज़त होगी। जी सो जिन माशरों में आपने जाके और अपना मकाम बनाया है या बनाना चाह रहे हैं, उनको एम्ब्रेस करें, शक का फ़ायदा लोगों को दें और इख्तलाफ को और डिफरेंस को टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें। यही मेरा पैगाम हो। जी। लंदन में जो, इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, हम लोग कहते हैं वी आर ब्रिटिश सिटीजन्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी एज पाकिस्तानीज। तो आप जो कह रहे हैं हम लोग वही अपना रहे हैं। इत्तेज़ाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एट वीनस टीवी फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी में होते हैं हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया और जो बातें आपने कही, उम्मीद है कि लोग उनको सुनेंगे और उनसे कुछ असर भी लेंगे। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए हुमा को और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।